हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब मॉर्न। हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्याय नंबर 5 और जिम प्याजे महोदय को देख रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरे डिटेल से कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है कोशिश करते हैं सभी पॉइंट को लिया जाए। तो 4 अवस्था इन्होंने बताया है विकास के संदर्भ में किसी भी बालक में। तो पहला जो अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था अथवा इंद्रिय गाम्य अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। सेंस से और मोटर मतलब सेंस के द्वारा जो गतिशील कार्य है वही है सेंसरी मोटर। मतलब यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो सेंस है या फिर आपका इंद्रिय है। हाथ, मुंह, आँख जो टच करके देख सकते हैं, मेन रूप से टचेबल चीज को यहाँ संवेदी पेशीय अवस्था में रखा गया है। इस अवस्था का कुछ गुण देख लेते हैं। इसका अवस्था जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में माना गया है। ये वाला जो अवधि है, इस अवधि को संवेदी पेशीय अवस्था में रखा गया है। इस समय ज्ञान का अर्जन इंद्रिय प्रधान होता है, मतलब इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान हासिल किया जाता है। इस अवस्था में बालक में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। अस्थायित्व का मतलब कि किसी वस्तु को देखकर उसको याद कर लेना या उसका अस्तित्व उसके मेमोरी में रहना, ये अस्थायित्व है। अगला जो विशेषता है स्थगित अनुकरण, मतलब अनुकरण तो वो कर सकता है, स्थगित अनुकरण की जैसा उसका फादर या मदर किया है, एट अ टाइम वो एक्टिविटी ना करके थोड़ा देर बाद में भी वो काम कर सके, इसको बोलते हैं स्थगित अनुकरण। मतलब अनुकरण तो करेगा लेकिन जो जिस समय उसके माता पिता कर रहे हैं उसी समय नहीं, बाद में भी करे, तो ये वाला भी गुण आ जाता है बालक में। इसके आगे है स्मृति। याद भी कुछ रहता है बालक को। अगर याद नहीं होता तो वो बालक किसी व्यक्ति को पहचानेगा ही नहीं, लेकिन पहचानने का क्षमता होता है, अर्थात उसमें स्मृति भी है। तो यहाँ पर 4-5 ठो गुण हो गया और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। एक सीटेट का क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है पियाजे के इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है? पहला है सामाजिक मुद्दों से। इंद्रिय गामक मतलब 0 से 2 वर्ष, दोस्त देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तर्क से समस्या समाधान और विकल्पों के विश्लेषण की योग्यता। आपके अनुसार आंसर क्या होगा? ये सब तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब बड़ा बच्चा ही कर सकता है। 0 से 2 वर्ष आप सामान्य बुद्धि से भी कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अनुकरण करने का क्षमता बालक में आ जाता है, स्मृति भी होता है और मानसिक निरूपण भी होता है। मानसिक निरूपण मतलब कि आपके मन में जो है उसको एक्टिविटी में लाना, तो मानसिक निरूपण है। अच्छा, इसको मानसिक निरूपण का मतलब कैसे है कि बालक एक बिस्तर पर सोया हुआ है या एक कपड़ा पर सोया हुआ है, सामने पड़ा वस्तु को वो पकड़ना चाहता है, तो क्या करेगा? वो अपने हाथ से उस कपड़ा को खींचेगा अपने तरफ कि वस्तु उसके पास आ जाए। मतलब उसके मस्तिष्क में जो चल रहा है उसको यूटिलाइज किया। वो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो मन में जो है, मानसिक रूप में जो है, उसका निरूपण कर रहा है एक्टिविटी के द्वारा। तो ये तीनों गुण 0 से 2 वर्ष के बच्चा में होता है। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की जो अवधि है वो 2 से 7 वर्ष है। ठीक है दोस्त, 2 से 7 वर्ष, ये डायरेक्ट भी पूछा है कई बार। अगला इसमें गुण क्या होता है? इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित भाषा होता है या ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब है कि कुछ बालक को आप देखते हैं मन ही मन वो बात करते रहेगा, खुद से ही बात करते रहेगा, कुछ कुछ बोलते रहेगा किसी भी काम को करते हुए, तो ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है। और जिम प्याजे महोदय ने बताया है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच भाषा के विकास में कोई सहायक नहीं है, अर्थात खुद से ही बातें करना स्व केंद्रित भाषा है। तीसरा जो गुण है इस अवस्था का वो है आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड। इसमें होता क्या है कि बालक अपने जो महसूस करता है दुनिया के बारे में भी वही सोचता है। मतलब कि बच्चा अपना आंख बंद कर ले और उसको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो ये समझता है कि दुनिया को भी कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब बालक जो अपने में महसूस करता है वही चीज़ दुनिया के बारे में भी सोचता है कि दुनिया को भी ऐसा ही लगता होगा। यही गुण है आत्म केंद्रिता या फिर सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है दोस्त। अगला है सहज बोध या इंट्यूशन। अच्छा, ये क्या होता है?
सहज बोध या इंट्यूशन का मतलब है कि बच्चा में कोई लॉजिक नहीं होता है। मान लीजिए किसी चीज़ को वो कह रहा है और उसको कहने का कारण क्या है, कारण परफेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, गोल है। तो गोल है तो यही बोलेगा कि मेरा गेंद और चंद्रमा एक जैसा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गोल दिख रहा है इसलिए मेरा गेंद भी चंद्रमा है। तो इस तरह का उसमें इलॉजिकल चीज़ें देखने को मिलेगा। तो यह सहज बोध मतलब सामान्य बुद्धि है, वो लॉजिक नहीं दे सकता, परफेक्ट लॉजिक नहीं दे सकता। तो ये गुण है सहज बोध का। अगला है अपरिवर्तनशीलता का गुण या इरिवर्सिबिलिटी। इसमें होता क्या है कि बालक को आप एक थाली में दूध दीजिए और दूसरे बच्चा को एक पतला गिलास में दूध दीजिए, क्वांटिटी दोनों का सेम ही रहेगा, फिर भी बालक को थाली वाला जो दूध है वो ज़्यादा लगेगा जबकि गिलास वाला दूध कम लगेगा। कई बार बालक झगड़ा भी कर लेता है कि हमको भी उसी तरह का उतना ही चाहिए, जबकि क्वांटिटी दोनों में सेम होता है। मतलब बालक एक ही तरह से सोच पाता है। वो क्या क्या देख रहा है, अभी पर सरफेस एरिया देख रहा है, बड़ा सा सरफेस एरिया है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा होगा, और छोटा सा सरफेस एरिया है उसमें कम होगा, लेकिन वॉल्यूम को वो नहीं देख पाता है। मतलब कि वो रिवर्स रूप में, मतलब उसके सभी पहलू को नहीं पहचान पाता, मतलब एक ही चीज़ को वो देख पाता है। यह है इरिवर्सिबिलिटी या अपरिवर्तनशीलता का गुण। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक में। अगला जो गुण है वो है सजीवीकरण या एनिमिज्म। ये क्या होता है, बालक जो छोटा है वो सभी चीज़ को एक एनिमल के रूप में देखता है, मतलब जो खुद महसूस करता है वो निर्जीव के लिए भी सोचता है। बालक कहीं गिर जाए या चोट लग जाए तो उस स्थान को आप लात मार दीजिए तो बच्चा को संतुष्टि मिल जाता है कि चलिए वो भी पिटा गया। मतलब कि निर्जीव चीज़ को भी वो सजीव के तरह ही सोचता है। जिस तरह से बालक खुद पिटाने पर दर्द का अनुभव करता है, वैसा ही किसी खिलौना के मारने पर भी वैसा ही वो उसके मन में भावना आता है। तो यह है सजीवीकरण, मतलब निर्जीव के बारे में भी सजीव के तरह ही भावना से सोचना, यह है सजीवीकरण। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था कब से कब का है, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष का अवस्था है। इसमें बालक मूर्त चिंतन करता है, अर्थात जो दिख रहा है उसी के बारे में वो सोच पाएगा, अदृश्य वस्तु के बारे में वो नहीं सोच पाएगा। मतलब उसके सामने जो चीज़ है उसके बारे में वो तर्क भी कर पाएगा जो दिख रहा है, मूर्त चीज़ है, मूर्त मतलब दिखने वाला चीज़। अगला है सही तर्क। सही तर्क का भी गुण इसमें आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, किसके लिए, मूर्त चीज़ के लिए, अर्थात जो अस्तित्व में है उसके नज़र के सामने है उसी के बारे में वो तर्क भी कर पाएगा। अच्छा, 3 गुण और है CCS, अर्थात कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिशन, अर्थात संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमिक। ये क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। अभी हम लोगों ने देखा कि थाली में अगर दूध है तो बालक को वो ज़्यादा दिखता है, जबकि गिलास में है तो वही दूध उसको कम दिखता है, जबकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो इस अवस्था में आके बालक में ये गुण हो जाता है, वो समझने लगता है कि ये ज़्यादा चौड़ा बर्तन में है तो इसका ऊंचाई कम है, लेकिन ये पतला में है तो इसका गहराई ज़्यादा है। इस तरह का जो नॉलेज होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। अगला है क्लासिफिकेशन। अब बालक मान लीजिए स्क्वायर है, वर्ग है और सर्किल है, इस तरह का जो वस्तु है इसमें वो फर्क कर पाता है, मतलब क्लासिफाई कर पाएगा, रंग रूप भेद इस सब के आधार पर वो वर्गीकृत कर पाएगा वस्तुओं को। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्गीकरण बोलेंगे। इसमें वो सजा भी सकता है किसी चीज़ को, एक तरह के चीज़ को एक साथ और दूसरे तरह की चीज़ को दूसरे साथ सजा सकता है। तो ये गुण कब आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है सेरिशन या क्रमिक। मतलब इस अवस्था में चीज़ों का मात्रात्मक नॉलेज हो जाता है, अर्थात कि बढ़ते क्रम में वस्तु को सजाना या घटते क्रम में वस्तु को सजाना, इस तरह का जो प्रवृत्ति है वो बालक में डेवलप हो जाता है। तो ये तीसरा अवस्था में होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे भी कुछ पॉइंट है, वो है वस्तु को पहचानने लगता है, मतलब कि ये मेरा वस्तु है। एक ही तरह के 2 वस्तु में बालक जो इससे प्रीवियस अवस्था में अपने वस्तु को नहीं पहचान पाता है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अपने चीज़ों को पहचानने लगता है।
तो वस्तु को पहचानने का क्षमता भी इसी में आता है। अगला है विभेदीकरण, मतलब दो वस्तुओं में अंतर करना, वही क्लासिफिकेशन के अंदर में ही भी आ जाएगा। तो विभेदीकरण मतलब दो वस्तुओं में अंतर करना कि किस मायने में ये दोनों अलग है, इसका भी गुण आ जाता है। चौथा अवस्था आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था जो है कब से कब तक का है, ये 11 से 15 वर्ष तक का है, इसको भी याद रखना है आपको। इस अवस्था का सबसे बड़ा जो विशेषता है वो है अमूर्त चिंतन, मतलब बालक इससे पहले दिखने वाला वस्तु के बारे में तो चिंतन कर पा रहा था, लेकिन इस अवस्था में आकर अदृश्य वस्तु के बारे में भी सोचने लगता है, तो तर्क भी करने लगता है अमूर्त के बारे में। तो सबसे बड़ा विशेषता अमूर्त चिंतन है इसका। समस्या समाधान का भी गुण सबसे ज़्यादा विकसित यहीं पे होता है। ये प्रक्रिया पहले भी शुरू हो जाता है, लेकिन जो अपने विकसित रूप में आता है बालक, जब इस रूप में आता है तब। चौथा जो गुण है तार्किक निर्णय लेने की क्षमता भी इसी अवस्था में आता है। निर्णय लेने की क्षमता प्रीवियस में नहीं होता है बाकी में, जबकि इस अवस्था में निर्णय लेने का भी क्षमता हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के साथ। थैंक यू सो मच।